और हमारे 2 वक्ता साथी हैं, एक लता जिनका पूरा नाम लता प्रतिभा मधुकर है और दूसरे शेखर सोनालकर। तो अभी चूंकि लता जी सामने हैं तो मैं लता का परिचय छोटे में, बहुत छोटे में, समय बर्बाद न हो इसलिए मैं दे रही हूँ कि लता वाहिनी की है, ये तो सभी जानते हैं। 1978 में नागपुर इकाई का गठन हुआ था, तो वो वहाँ की संयोजक भी थी। उसके बाद उनकी पढ़ाई भी चलती रही थी साथ साथ, और मैं पत्रकारिता भी चलती रही थी। मुझे याद है जब मैं पीयूसीएल अवार्ड लेने के लिए बॉम्बे गई हुई थी 1987 में, तब लता ने मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू लेकर के और कई मैगजीन्स में डाला था उस वक्त भी। हमने एकाश में भी साथ काम किया है कुछ एक महीने, बहुत कम। 4 महीने बाद मैं गांधी स्मृति दर्शन समिति चली गई। और लता लिखती भी बहुत अच्छा है, ये बहुत जानी मानी शोधकर्ता है महाराष्ट्र की, और प्रशिक्षण भी देती हैं। 43 साल हो गए इनको सामाजिक जीवन में, और इस बीच व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव और संघर्ष किए। और इनकी बिटिया बहुत अच्छी लेखिका भी है और थिएटर पर्सनैलिटी भी है। तो बस इतना ही कह के, ताकि समय इनका मैं न ले लूं, इतने ही छोटा सा, बहुत बड़ा परिचय दिया जा सकता है लेकिन बहुत छोटे। और अभी ये बहुजन संवाद की स्थापना इन्होंने ही की है, और इनका एक अपना शो भी है, लता पीएम शो करके। तो फिलहाल शॉर्ट में इतना ही। और लता, अगर आप अपना वक्तव्य 15 मिनट में समाप्त करें तो थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचेगा, जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। विषय फिर से दोहरा रही हूँ, समाज, आज समाज में चुनौतियां हमारे सामने, और जेपी के लोग, हम जेपी के लोग। तो लता प्रतिभा मधुकर। एक बात और बता दूं, प्रतिभा इनकी माँ का नाम, मधुकर इनके पिता का नाम है। तो जो हम लोगों ने एक नई ट्रेंड चलाई थी, जाति नहीं धर्म नहीं, वो उस ट्रेंड में महाराष्ट्र के कई साथियों ने इस तरह से अपना नाम रखा था, अपने नाम के साथ माता पिता का नाम जोड़ना। तो ये है लता, शुरू कीजिए। और जिंदाबाद मणि, आप सारे साथियों को जिंदाबाद। और आपने इसका आयोजन किया और मुझे बुलाया, और जेपी के लोग नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने शुरू भी किया है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं, और जो कि पूरे भारत में भी है और बाकी अन्य देशों में भी कार्यरत है। और जेपी के विचारों को लेकर हमारी शुरुआत हुई, और जब जिस तरीके से शुरुआत हुई और आज की चुनौतियों के तौर पे जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे याद है कि आप गांधी स्मृति दर्शन में थी, तब आपने एक जेपी और संघर्ष वाहिनी के साथी और जेपी मूवमेंट में रहे हुए साथियों का एक मित्र मिलन किया था। और उस समय हम सारी महिलाएं जो खास तौर पे जेपी मूवमेंट में जुड़ी थी, आंदोलन में जुड़ी थी, वो सारी मिली थी। और जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक भी उनमें से ऐसी कोई हमारी महिला साथी नहीं थी कि जो कार्यरत नहीं है। अपने अपने फ्रंट पे, अपने अपने जगह पे उन्होंने अपना काम शुरू ही रखा, और अपना काम शुरू केवल रखा नहीं, तो बाकायदा देखा जा सकता है कि अलग अलग तबकों में जेपी विचारों को और जेपी के साथ साथ जो सप्त क्रांति के, या फिर हम कहेंगे समग्र क्रांति के जो पहलू हैं, उन पहलुओं को पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। मुझे जहां तक याद है, और यानी मेरी याददाश्त तो बिल्कुल कमजोर नहीं है, हालांकि एक एक डायरी के जैसे या चित्रकथी के जैसे मेरे मन में और दिमाग में काफी सारी बातें बसी हुई है। जब 1976 के दरमियान मेरे कॉलेज में शुभमूर्ति जी आए थे और उनका भाषण हुआ था, और उसी दौरान यदुनाथ जी थत्ते भी मेरे घर में पहुंचे थे मुझे ढूंढते हुए, और कहा कि किसी से उनको पता चला था कि मैं एक महाविद्यालय में हूँ, और उस महाविद्यालय में मुझे जो मैडम पढ़ाती थी, पांडे पांडे मैडम, वो खुद आचार्य दादा धर्माधिकारी और संघर्ष वाहिनी के काफी विचारों से और जेपी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। हालांकि कॉलेज था कांग्रेस वाला, और जो शिरकत करने वाले थे वो इमरजेंसी के खिलाफ बात करते हुए जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए भी। तो इस तरीके की एक परिस्थिति थी 1975 में,
और वही परिस्थिति आज हम बार बार बोलते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति है, लेकिन इंदिरा जी के समय पे ज्यादा अच्छा था। हम लोगों की लड़ाई तो थी, हम लोग अंदर तो थे, जेपी अंदर भी थे, लेकिन जिस तरीके का माहौल था उसमें बहुत दो चीजें उभर कर आई थी, जिसमें मैं खुद कहूं तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, हर एक समय जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। समय बहुत अलग अलग तरीके से बहुत डायनामिक होता है, डाइवर्स होता है और बहुलता होती है उसमें, और वो जो बहुविधता है उसको सामने रखते हुए उस समय का भी आकलन करना चाहिए। तो उस समय जब आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा हुई थी, जेपी अंदर थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रास्ते पे थे, जिनमें से हम लोग निकले और एक बहुत अलग तरीके की वेव उठी, एक लहर उठी। उस लहर में काफी लोग आज बोलते हैं कि उसी से शायद आरएसएस वालों को भी न्योता दिया गया, और एक बहुत बड़ी कमजोरी जेपी आंदोलन की रही है कि जिन्होंने आरएसएस वालों को भी अपने साथ किया। लेकिन मैं खुद आरएसएस के गढ़ से आती हूँ, नागपुर वाले, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे साथ आरएसएस वाला एक भी बंदा हमारे साथ नहीं था। हमारे साथ जो जुड़े थे बहुत मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, हमारे साथ विषमता निर्मूलन शिविर करने वाले बाबा आढ़ाव जी के ग्रुप के लोग थे, हमारे साथ जो जुड़े थे वो अलग अलग प्रांतों से, यानी अलग अलग अपने खेतों खदानों से आए हुए या आदिवासियों में काम करने वाले भी, ऐसे सारे कार्यकर्ता जुड़े थे और उनकी एक अलग अलग पहचान थी। तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का जो दौर चल रहा था उसमें सर्वोदयी थे, गांधीवादी थे, और उसी के साथ साथ इतने सारे अलग अलग विचारों के लोग थे। और सबसे बड़ी अहमियत वाली बात उठी, और जब वो उठी तब देखने जैसी बात थी कि वहां जेपी के लोगों ने क्या भूमिका निभाई। वो थी हिंदू मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे जब भी हुए, उस समय वाहिनी के लोगों ने जाकर उसके खिलाफ लड़ाई भी की। मुझे याद है कि एक इंसिडेंट, जबकि महानगर का हमारा मोर्चा निकला था और हम लोग सब महानगर के लिए मुंबई पर रास्ते पे थे, बहुत सारे, एकदम जोश था, हम लोग सब ये कह रहे थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम कहेंगे कि प्रेम से कहो हम इंसान है। और उस समय जिस तरीके से कुछ लोगों ने मणिमाला के ऊपर, और मिलिंद खांडेकर जो आज तक के बाद में संपादक और पत्रकार भी रह चुके, उनके ऊपर हमला किया, और आज भी मणि जी उसका सब कुछ भुगतान कर रही है। उनके कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं, रेडिएशन थेरेपी भी करनी पड़ी है। तो वाहिनी के लोगों ने किस तरीके से गोलियां झेली, वो तो जेपी के लोगों में फिर पता चलता है कि निखिल वागड़े भी एक जेपी मूवमेंट से आते हैं। पता चलता है कि इतने सारे लोग जो रविवार दिनमान ऐसी सारी पत्रिकाएं निकालते थे, वो भी सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इतने ही नहीं तो दुष्यंत कुमार की कविताएं गाने वाले ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, बली सिंह चिमा के गीत हो, या फिर हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए हो, या फिर समता पे स्थित ही, समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। इस तरीके की बहुत अलग तरीके की स्त्री पुरुष सहजीवन और स्त्री पुरुष समतावादी भूमिका लेकर काम करने वाली एक पूरी विरासत हो, वो जेपी से हमने ली। आज मुझे लगता है कि आज की चुनौतियां के दौर में, क्योंकि मुझे 15 मिनट है इसलिए मैं बहुत कट शॉर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उस समय हार कर घर में बैठ सकते थे लोग, बैठ सकती थी मणि, लेकिन मणि ने बुक फॉर चेंज में भी काम किया, मणि ने बहुत सारे लोगों ने, हमने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया रखा। आज की सोशल नेटवर्क की स्थिति नहीं थी, ना उस समय के मोबाइल थे, ना उस समय इस तरीके का एक इंटरनेट का जाल था, लेकिन और फोन के जरिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के घरों में जाना, एक दूसरे के जो भी संगठन शुरू किए हो या संस्थाएं शुरू की हो, फिर वो चेतना ने शुरू किया हो, मनीषा गुप्ते ने शुरू किया हो, इस तरीके से, या फिर जैसे शेखर अभी यहाँ जुड़े हैं, वासंती ने जलगांव में जो
पूरा मुद्दा उठाया था, या रजिया ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, वो बीजिंग कॉन्फ्रेंस में जाके भी मुस्लिम महिलाओं की बात रखी। आज मेरा सारे लोगों से उस तरीके से वही फिर से मैं सबसे जुड़ी हूँ, कंचन से जुड़ी हूँ, मदन से जुड़ी हूँ, मंथन से जुड़ी हूँ। मैं घनश्याम भाई के सारे कार्यक्रमों का पूरा ये रखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन NAPM में जुड़ने के बाद ऐसे हुआ था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की और वाहिनी की भूमिकाएं अलग थी, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन में लगातार ये समग्र क्रांति को लेकर मुद्दे उठाना और हमारे साथियों ने आगे जाकर गंगा मुक्ति आंदोलन को छेड़ना, या सुवर्ण रेखा आंदोलन में भाग लेना, या कुमार चंद्र मार्डी जी ने विस्थापन को लेकर झारखंड में काम करना, ये सारे जो लोग हैं अलग अलग जगह पे मैं जिनका नाम ले रही हूँ, वो जेपी से जुड़े हुए लोग हैं और जेपी की विरासत को संभाल रहे हैं। ये भी हुआ है इस दौरान बीच में, जैसे कि कलानंद मणि जी ने आज ही एक छोटी सी टिप्पणी लिखी है और उन्होंने कहा है कि लोहिया और जेपी के दोनों में जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व के कारण भी हमारे अंदर बिखराव आया और गांधीवाद, जेपी और लोहिया के बारे में एक बहुत बड़ी पहल की भी शुरुआत करनी चाहिए। बहुजन संवाद में जब मैं पूरे कोरोना काल में काम कर रही थी, तो इन्हीं चुनौतियों को लेकर काम कर रही थी, और खास तौर पे मेरा काम ज्यादातर से जुड़ा हुआ है दलित, बहुजन, आदिवासी, NTDNT और खास तौर पे जो भी अभी ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स और LGBTQ कम्युनिटी है, जिनको हम कहेंगे सारे माइनॉरिटीज की कम्युनिटी, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सबके साथ जुड़कर मैं दलित, वंचित, बहुजन घटक के साथ, यानी उस पूरे तबके के साथ जो जुड़ी हुई हूँ, तब उनकी आवाजें जब लाना चाहती हूँ, तो जब सोशल नेटवर्क पे वो बोल रहे थे, तब उनको सबको जरूरत पड़ रही थी, शाहीन बाग के समय भी, किसान आंदोलन के समय भी, कि हम किस तरीके की निर्णय प्रक्रिया करें। और मुझे याद है कि वाहिनी का एक बहुत बड़ा, या जेपी मूवमेंट की एक बहुत बड़ी देन है चर्चा, जो आज आपने भी रखी है, परिचर्चा। और ये जो चर्चाएं हुई, ये जो बहस हुई, ये जिसके कारण हम एक पूरा का पूरा कुछ एक भूमिकाएं बनाते थे, हम लोग सोचते थे, इकाई शब्द को लेकर भी बहुत सारी चर्चा होती थी। ये होती थी कि सघन क्षेत्र में क्या होगा, व्यापक क्षेत्र में काम क्या होगा, हम लोग किस तरीके से कोई भी समता या समानता को लेकर बात करेंगे तो क्या होगा। आज की चुनौती में सबसे बड़ी महत्व की चुनौती मुझे सांप्रदायिकता, हिंदुत्ववादी ताकतें और फैसिस्ट फोर्सेस के खिलाफ की लड़ाइयां लगती है। उसी समय कॉरपोरेट और जो पूरे वैश्वीकरण का पूरा माहौल है, एक तरफ हमारे हाथों से हमारी पूरी निजी राष्ट्र की निजी संपत्ति जो है वो पूरी की पूरी दांव पर लगा चुके हैं। अडानी अंबानी के हाथों में सब कुछ पूरा भारत चला गया है। ऐसी हालत में किसानों के आंदोलन की पूरे साल भर जद्दोजहद करते हुए जीत और कृषि कानून वापस लेने की बात सरकार को करना पड़ना, और इतना वायलेंस, 700 के ऊपर लोग शहीद होने के बाद भी एक छोटी सी भी हिम्मत नहीं हारना, इसका एक सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा रहा है, वो है सामूहिक नेतृत्व। और मुझे याद है कि इस देश के स्त्री आंदोलन ने और इस देश के जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जैसे गुटों ने सामूहिक नेतृत्व की पहल की, और सामूहिक नेतृत्व की पहल की तब इस तरीके से अगर फैलाव किया होगा तो अंतरराष्ट्रीय तौर पे स्त्रियों के आंदोलन ने जरूर किया, लेकिन अपने अंदर ही अंदर जेपी आंदोलन के तहत सामूहिक नेतृत्व को लेकर हम काम करते रहे। हमारे में से कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है, या छोटे से काम को लेकर, या भीमराव का काम हो या राजेंद्र का काम हो या उषा का काम हो या कितने प्रमिला लीला संपत का काम हो, ये सारे संघर्ष वाहिनी से जुड़े हुए या जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। और जेपी मूवमेंट से जुड़कर लोहियावादी होने के बावजूद भी जुड़े हुआ तो इतना बड़ा परिवार है, फिर सुभाष लोमटे हो या सुभाष पारे हो। ये मैं महाराष्ट्र के लोगों का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन पूरे भारत के लोगों का अगर जिक्र किया तो अभी कनक का गुजरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे कितने साथियों का जाना, अरुण जी का जाना हमारे लिए, तो हम उनको एक तरफ आदरांजलि देते हैं, लेकिन ये शब्द बहुत खोखले हैं। इनका जाना यानी बहुत ही बड़ी क्षति इसलिए भी है कि अपने अपने क्षेत्र में रहकर, अगर वो प्राध्यापक ही कर रही है, अगर वो पढ़ा रही है, अगर वो
किसी फॉरेस्ट, जैसे किरण जी है तो वो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रही है, वहां भी इन्हीं विचारों को लेकर अपनी विरासत को चलाना, अंतरजातीय शादियों को ज्यादा महत्व देना, इतना ही नहीं तो जातियां कोई भगवान से भी नहीं जुड़ी है, और आंदोलनों में भी जो बनी है वो एक दूसरे के परिचय से बनी है, वो टूट भी सकती है। इसको लेकर अकेली या परित्यक्ता या घटस्फोटित यानी तलाकशुदा महिलाओं के बारे में भी बहुत जद्दोजहद करके काम करना, ये काम शुरू है। मुझे पता है मणि, मैं यहाँ रुकूंगी जहाँ बहुत सारे विस्थापन के सवालों को लेकर हमने केवल पुनर्वास की बात की, हमने ये कहा, और मैं मानती हूँ कि नर्मदा में रहने के बावजूद, एनएपीएम में रहने के बावजूद, और किशन जी के साथ एनएपीएम में काम करते समय मुझे बहुत बार लगा, सिद्धराज जी के समय मुझे लगा उनके साथ बात करते हुए, और इतनी बड़ी विरासत में तरुण शांति सेना या उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अपने मॉडल भी खड़े किए हैं, कलानंद का मॉडल देख सकते हैं, रानी और अभय का मॉडल देख सकते हैं, अभी नए बच्चों के आए हुए नए नए मॉडल्स हम देख सकते हैं जिसमें जेपी की विरासत को लेकर काम शुरू है, जैसे कि राजन इंदुलकर के यहाँ प्रयोग परिवार शुरू है, और अलग अलग जगह पे पूरे भारत भर ऐसे मॉडल्स मैंने देखे हैं जहां, जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्कूल फॉर सोशलिज्म की या समाजवादी विचारधारा के विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी अगुवाई है, जिसको लेकर मैंने एक मॉड्यूल भी तैयार किया है हाल ही में डॉक्टर जीजी पारिक के लिए, उनके लिए किया था, यूसुफ मेहर अली सेंटर के लिए, लेकिन वो एक ओपन सोर्स के जैसे मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, और इसको लेकर हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये चुनौतियां, सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। आखिरी में 2 सेंटेंस कह दूं कि शाहीन बाग ने और किसान आंदोलन ने हमको जो सिखाया है कि अब सामूहिक नेतृत्व केवल छोटे छोटे पॉकेट में रहकर एक रचनात्मक या सघन क्षेत्र में काम करने वाले 1-2 कार्यकर्ताओं के तहत न रहते हुए संपूर्ण क्रांति के ये सारे पहलुओं को आज बहुत मद्देनजर रखते हुए बाहर लाना जरूरी है, क्योंकि जेपी की विरासत में यही मानती हूँ कि आध्यात्मिक क्रांति का ये पहलू अभी छूटना नहीं चाहिए, जो हमें किसान आंदोलन ने और शाहीन बाग ने दिखा दिया है। तो फिर ये सारी बातें हैं और इनको लेकर बहुत सारी चुनौतियां जो हमारे सामने है, वो ये है कि दलित, बहुजन, आदिवासी, वंचित तबकों के ऊपर बहुत सारे हमले होना, जिस तरीके से वाहिनी ने सांप्रदायिक केवल सद्भाव की बात नहीं की, केवल धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की, एक दूसरे के साथ रहकर एक बहुत बड़े एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली, विस्तारित परिवार की बात की है। मुझे लगता है उसकी बहुत अहमियत इसमें है, क्योंकि अभी अभी एक जेनोसाइड के रूप में एक पूरी कम्युनिटी को मार देने के ऐलान अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो उसका निषेध करते हुए भी हम लोगों को बहुत आगे जाकर फूंक फूंक पर कदम रखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि समाजवाद की एक विरासत है कि हमने कभी भी रास्ते वीरान नहीं होने दिए, हम उन रास्तों पर भटके नहीं हैं, हम आवारा जरूर है, जो भूपेन हजारिका के शब्दों में है, जिस तरीके से कि हम मार्क ट्वेन के समाधि पे गालिब के भी शेर सुनाने वाले लोगों में की एक सूफियाना कारवा या काफिला के जैसे हैं, अलग अलग जगह भटक रहे हैं, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ गुलदस्ते में आना आज के इन सारे चुनौतियों में बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और मैं वो काम मेरे सोशल नेटवर्क के जरिए सब लोगों को, पूरे भारत के ही नहीं अन्य देशों में भी काम करने वाले अपने अलग अलग साथियों को जोड़ने का कर रही हूँ, ताकि वैश्विक स्तर पे भी इस पूरे समाजवादी तौर पे समाजवादी इसमें भी विषमता निर्मूलन या संविधान के मूल्यों को जतन करते हुए एक और मानवाधिकार के मूल्यों को जतन करते हुए की विरासत हम लोग आगे बढ़ा सके। तो हम शेखर सोनालकर जी से कहेंगे। शेखर सोनालकर जी को तो अपने ग्रुप में सभी जानते हैं, बाय प्रोफेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से मानवीय एकता संगठन बना करके भी काम कर रहे हैं और वाहिनी के तो रहे ही रहे हैं। और डेफिनेटली मूल्य वही सारे हैं जो हम सबके हैं, जो साझा मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों में बिल्कुल पूरी तरह से जीना और 40-42 सालों से लगातार समाज के लिए अपना वक्त देना, यही इनका परिचय है। तो हम शेखर सोनालकर जी को जेपी के लोग और आज समाज में हमारे लिए चुनौतियां, इस विषय पर बोलने के लिए इनवाइट करते हैं। आज का विषय है कि
आज की चुनौतियां क्या है और जेपी के लोग उसमें क्या कर सकते हैं। जी पहले तो मैं ये बता दूं कि जेपी के लोग बिखरे हुए हैं, सबकी उम्र बढ़ी हुई है, लेकिन वो जहां भी है अपने आप में एक संस्था है, उनका एक परिचय है और उनकी एक स्वीकार्यता समाज में स्वीकारशीलता बनी हुई है। जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक है, आज भी जरूरी है। जेपी ने हमको अपने आप में सोचकर राह निकालने का जो रास्ता बताया, जो सीख दी है, उसको लेके जेपी विचारों के आगे जाने की जरूरत है। एक तो जात जाति प्रथा, जिसके बारे में जेपी ने हमारे दिमाग से जाति का अभिमान छोड़ना, जाति धर्म दिखाने वाला चिन्ह धारण नहीं करे, जैसे जनेऊ, क्रॉस, टीका लगाना, इसके विरोध में हमारी एक मानसिक स्थिति, एक विचारशीलता निर्माण की। इसमें एक बात यह भी है कि आरक्षण जाति प्रथा के ऊपर एकमात्र इलाज नहीं है, उसका आर्थिक विचार और उसका सामाजिक विचार, और वो सामाजिक विचार करते हुए जाति का अभिमान छोड़ना और जाति को समाप्त करना भी आवश्यक है। मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। स्त्री पुरुष समानता के बारे में जेपी ने हमको जो रास्ता बताया उसमें, और जाति के विषय में भी जेपी ने हमसे अपने आप में बदलाव की और अपने कार्य में, अपने बर्ताव में बदलाव लाने की अपेक्षा की थी, और वही संघर्ष वाहिनी में हम सबने किया था। जेपी ने डकैत लोगों का पुनर्वास किया था, लेकिन वो करते वक्त जेपी ने हमको ये भी समझदारी दी कि इसका एक जातिगत आयाम भी है, एक आर्थिक आयाम भी है, एक अन्याय की स्थिति भी बनी हुई थी, और मृत्युदंड, जान लेना, यही मात्र इलाज नहीं है। बुराइयों को खत्म करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश जी ने हम युवा लोगों को जब आंदोलन के लिए प्रेरित किया तो हमारे खुद के जीवन से प्रारंभ करने का हमको सिखाया। मुझे लगता है सभी चीजों में अपने आप से शुरुआत करना बीजेपी की सबसे बड़ी देन हमारे लिए है। जेपी ने हमको ये सिखाया कि धार्मिकता मानवतावाद से जोड़कर देखना पड़ेगा, और धर्म अपने घर में रखो, बाहर धर्म दिखाने का चिन्ह धारण ना करे, जैसे चोटी, क्रॉस, टीका लगाना, ये ना करें। सांस्कृतिक क्रांति जो जेपी ने बताई, वो सांस्कृतिक क्रांति जाति तथा वर्ग से हमारे विचारों में, हमारे साहित्य में, हमारी सोच में जो बदलाव आता है, उसके खिलाफ एक क्रांति की बात है। देखो, जेपी ने कश्मीर को भारत से जोड़ने की बात की थी। कश्मीर में बहुत जेपी काम करते थे, शेख अब्दुल्ला से उनकी अच्छी मित्रता थी। आसाम के बारे में भी जेपी सोचते थे हमेशा कि आसाम को भारत से जोड़ा जाए। आज भी ये दोनों, आसाम और कश्मीर में, हमारे विचारों को लेके आगे जाके काम करने की जरूरत है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुत्व विचार। ये हिंदुत्व विचार आजादी की पूरी अवधारणाएं जो है, आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत की जो सोच है, इसके खिलाफ है। एक नया भारत, एक गलत भारत आरएसएस बनाना चाहता है, जिसके खिलाफ, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। तो ये जो अवधारणाएं नई लाई है, जिसमें हमको द्वेष, तिरस्कार सिखाया जाता है, जबकि जेपी ने, गांधी ने हमको प्यार सिखाया था। तो ये अवधारणा का विरोध करना आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।
इसमें थोड़ा मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जेपी ने आरएसएस को और जनसंघ को सैंक्टिटी दी थी, स्वीकारशीलता दी थी जो स्वीकारता उनको नहीं थी। वो एक ढंग से राजनीति में अछूत थे। पहले तो लोहिया जी ने दी, जबकि गांधी जी को मारे हुए 10 साल भी नहीं हुए थे। लोहिया जी ने जनसंघ के साथ इलेक्टोरल कोएलिशन किया था और वो लोकसभा में चुन के आए थे उनकी मदद से। लेकिन उसके बाद में जेपी ने जो सैंक्टिटी दी, और उस वक्त हम जेपी के साथ थे, ये हमारी गलती थी, ये हमको मान के आगे चलना पड़ेगा। जेपी ने आरएसएस पे इतना विश्वास रखना, ये उनकी गलती थी। अगर आरएसएस फैसिस्ट है तो मैं फैसिस्ट हूं, ये भी उन्होंने कहा था। मुझे लगता है कि हमने जो नए अनुभव लिए हैं वो समझ के हमको जेपी के आगे जाके सीधी सीधी तरीके से, ये देश किसी धर्म का नहीं होगा, किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा। दुनिया में कहीं धर्म राष्ट्र बनता है तो गलत है। ना हिंदू राष्ट्र होगा, ना इस्लामी राष्ट्र होगा, ये सब गलत चीजें हैं। सभी को अपने अपने धर्म के आधार पर चलने की अनुमति देनी चाहिए और हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो सारा विचार है, जो गांधी, विनोबा, लोहिया, जेपी का विचार है, वही विचार आज की स्थिति में हमको आगे ले जाना होगा। लेकिन एक बात हमको ये भी देखना होगा कि जैसे इंदिरा जी ने जेपी को ललकारा था कि अगर आपके साथ लोग हैं तो चुनाव जीत के बताओ, वैसे आज अगर आरएसएस की ये विचारधारा, मोदी बीजेपी की विचारधारा को अगर हमको पराभूत करना है, उनको हराना है, तो हमको आज की राजनीति से जोड़ना पड़ेगा, हमको चुनाव से जोड़ना, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ चुनाव से जोड़ना तो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का माइंडसेट बदलना भी जरूरी है। इतना अपप्रचार, इतना गलत प्रचार, इतना झूठ कहा जा रहा है सारी चीजों के बारे में, खास करके आजादी के आंदोलन और गांधी जी के बारे में। इन चीजों का प्रतिकार हमको ठंडे दिमाग से करते हुए, युवकों को अपने साथ लेते हुए एक नई राजनीति बनानी पड़ेगी। और बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये जो नया फैक्टर आया हुआ है, जो देश पे हावी हुआ है, उससे देश को बचाना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि अब किसी तरह की हमको छूट नहीं है। हमारे लिए, अगर हम जेपी के लोग हैं तो हमारे लिए करना आवश्यक है। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम जेपी के लोग हैं, क्योंकि अगर इस चुनौती को हम सामना नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमको ये कहने का अधिकार है कि हम जेपी के लोग हैं और जेपी ने हमको ये सीख दी थी। हमने जेपी से ये पूछ लिया था। इसलिए आज हमको डट के आज की स्थिति का मुकाबला करना होगा, और ये मुकाबला करते वक्त जो बीजेपी को हरा सकता है उस पार्टी के साथ हमारे कुछ मतभेद हो भी सकते हैं और होने भी चाहिए। हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। बिना हिचक हमको इस राजनीति में, चुनाव की राजनीति में हिस्सा लेके हमको बीजेपी को आने वाले चुनाव में हराना पड़ेगा। और सिर्फ हरा के नहीं चलेगा, उसके साथ साथ उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में हमको बात करते वक्त, लिखते वक्त, लोगों को समझाते वक्त उनकी गलतियां और हमारी जो विरासत है, आजादी की विरासत है, इसको साथ सोच में रखते हुए और सबको साथ में लेते हुए, और इसलिए आज के जमाने में जरूरी है कि हमको गांधी के साथ अंबेडकर भी जोड़ना पड़ेगा और हमको इस आरएसएस के विचारधारा का मुकाबला करना होगा।
और ये मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा और हमको इससे जूझना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम कौन हैं जो जेपी का नाम लेते हैं, या जेपी की तरह सत्ता की होड़ से अलग रह करके जो समाज के काम में लगे हुए हैं, या जो अहिंसा के इस पर करते हैं, या जो भी सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। हम कौन है, इसकी पहचान क्या है? दूसरा सवाल यह है कि जो पूंजीपतियों का और सांप्रदायिकता का जो गठजोड़ बन गया है, वो गठजोड़ कैसे तोड़ा जा सकता है? ये दो सवाल मेरे। रामशरण जी, मुझे लगता है कि जेपी के लोग इसकी व्याख्या हमको सीमित नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने जेपी को माना, जिन्होंने जेपी को आदर्श माना है और आज कहते हैं हम कि जेपी को आदर्श मानते हैं, वो सब जेपी के लोग हैं, जिसमें सर्वोदय लोग आते हैं। आपको बताऊं, मेरे दृष्टि से लालू जी भी आते हैं और नीतीश जी भी आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जेपी के लोग हैं। वो जेपी की विरासत कम से कम भाषण में तो मोदी भी कहते हैं वो जेपी के लोग हैं। ये बात सही है, मोदी भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको हमारा दायरा बढ़ा के जो भी आज की चुनौती का मुकाबला करने में हमारे जैसे सोच रखते हैं, उनको साथ में लाना होगा। और इसमें राजनीति के बाहर और राजनीति के अंदर ये दो सेक्शन मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं। लड़ेंगे, जीतेंगे, ताकत होगी तो लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हम तो जीतना चाहते हैं, हम तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ताकत बढ़ानी भी होगी। तो सबको शामिल करने की जरूरत है, जो भी इस चुनौती में हमारे साथ है। मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा रामशरण जी, उसमें अंतर्निहित है कि जेपी के लोग कौन हैं। जेपी के लोग वो होने चाहिए जो हिपोक्रेटिक नहीं, जिन्होंने उस समय इंदिरा जी उनकी बहुत प्यारी बेटी थी, लेकिन उसके खिलाफ भी लड़ने का जो साहस किया, वो साहस हम में होना चाहिए। और फिर वो भले ही अपने आप को कुछ कहे कि हम जेपी के हैं, और भले ही वो कहे कि हम जेपी के मूल्यों पर चल रहे हैं, लेकिन अगर हिपोक्रेटिक है, फिर वो बहुत हमारे करीबी भी दोस्त हो या कुछ भी हो, लेकिन उस समय उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है। और आज की चुनौती अगर हमने सचमुच ली है कि अगर धर्मांध ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना है और इस देश का सार्वभौमत्व और लोगों के हाथों में ये होना चाहिए, और अगर हम सचमुच मानते जनेऊ तोड़ो इंसान जोड़ो, तो हमारे बीच में का भी ब्राह्मणवाद, हमारे बीच का भी हिंदू धर्मांधता हमारे बीच में जो पली बड़ी है, वो सब तोड़ने वाले लोग ही जेपी के लोग हो सकते हैं। क्योंकि उस समय उन्होंने उनकी आखिरी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाए लोग। मणि तो जानती है, वो इतना बड़ा विराट जनसमुदाय था, और जेपी की इच्छा थी कि वो किस तरीके से उनके मरने के बाद बातें हो। हमारे यहाँ तुरंत मृत व्यक्ति को भी अपने हाथों में लेकर राम नाम सत्य है की बात करना शुरू हो जाता है, जो कि जरूर हो जाती है, जो कि पूरी जिंदगी भर उन सारे मूल्यों को नहीं माने। तो मुझे लगता है कि जेपी के लोग वो है जिन्होंने इस तरीके के मूल्यों की धरोहर को जतन किया है। भले ही एकला चलो, रविंद्रनाथ जी का जो ये है, उस तरीके से एकला चलना पड़ा है, लेकिन उन्होंने माना है और उस तरीके से लड़े।